नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी यानी कि ऊर्जा से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी मेंस के ऑप्शनल पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल आप सबको पता है मैप बेस होता है, जिसमें हमें कुछ ज्योग्राफिकल प्लेसेस दी जाती हैं और उसको डिस्क्राइब करना होता है हमें 30 वर्ड्स में। ये जो डिस्क्रिप्शन है हमें फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक रूप से हमें देना होता है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2015 में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं थरंगम बडी, तो थरंगम बडी के बारे में एक सबसे मेजर इंफॉर्मेशन ये है कि आप सब जानते होंगे ट्रांक्यूबर। तो जो ट्रांक्यूबर है उसी को हम आज जानते हैं थरंगम बडी से। और ये जो है ये तमिलनाडु के जो हमारा रीजन है मयिलादुथुराई का, वहाँ पर ये लोकेशन हमें इसकी मिलती है। कोरोमंडल कोस्ट पर है ये। एक सेंटेंस में ये भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और साथ ही साथ नॉर्थ ऑफ कराईकाल यानी कि जो हमारी पुडुचेरी की टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर हम माहे, यनम, कराईकाल की बात करते हैं, तो कराईकाल के नॉर्थ में लोकेटेड है थरंगम बडी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी थरंगम बडी से जुड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं नमचा बरवा। नमचा बरवा आप सबको पता है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय की रेंज है, तो जब ये इंडिया में आती है यानी कि इंडिया में अगर हम कहें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो जब ये बैंड होता है यानी कि जो ये सिंटैक्शियल बैंड है ये हमें नमचा बरवा पे ही मिलता है। और नमचा बरवा एक हमारा माउंटेन है जो कि ऑटोनोमस रीजन जो हमारा तिब्बत का है और कुछ सराउंडिंग रीजन जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का, तो ये उस लोकेशन पे हमें नमचा बरवा मिलता है। अब नमचा बरवा के बारे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन दें तो यहीं से हम देखेंगे कि जो हमारी सोंगपो रिवर है, सोंगपो यानी कि जो हमारी ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत वाले रीजन में जाना जाता है, तो ये सोंगपो को ब्रह्मपुत्रा का नाम यहीं के बाद से मिलना शुरू होता है जब देबांग और देबांग रिवर्स इसमें मिल जाती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नमचा बरवा से जुड़ी। थर्ड की बात करें अगर तो नारकोंडम। तो नारकोंडम ये हम सबको पता है कि ये एक वॉल्केनिक आइलैंड यानी कि एक ज्वालामुखी द्वीप है अंडमान निकोबार के ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे, यानी कि जैसे ये हमारा है तो यहाँ कहीं हमें नारकोंडम मिलता है। ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। डोरमेंट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10, 20, 50 साल पहले यहाँ से हमारा इरप्शन होता हुआ हमें दिखा था, पर उसके बाद इरप्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। इस आइलैंड की अगर मैं गूगल की बेस इंफॉर्मेशन बात करूँ तो ये 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में मुझे गूगल पे इसने दिखाया। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आप सबको पता होगा क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। फिर अगर हम बात करें यानी कि फोर्थ वन तो खज्जियर। तो खज्जियर देखिए टाउन है एक हिमाचल प्रदेश में और इसी के कुछ वेस्टर्न रीजन में, मतलब इससे काफ़ी दूर पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सराउंडिंग, थोड़ा दूर पे 10, 20, 50 किलोमीटर पे डलहौजी जो एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, वो यहाँ पर मिलता है। इसी खज्जियर में हमें एक झील भी मिलती है जिसको खज्जियर लेक के नाम से जाना जाता है। फिर एक यहाँ पे कैलाटॉप के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और जो ये सेंचुरी है ये हमारे हिरनों के लिए डियर्स और भालुओं के लिए बियर, दोनों के लिए बहुत फेमस है ये। तो ये हमारा कुछ खज्जियर से जुड़ी इंफॉर्मेशन। और फिफ्थ वन अगर हम देखें तो चुनचनाकट, ये भी एक वाटरफॉल है।
अब अगर हम वाटरफॉल की बात करें तो ये वाटरफॉल कावेरी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज पर है। कर्नाटक में लोकेशन मिलती है, एग्जैक्टली इसका जो हमें पॉइंट मिलेगा वो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी इस मैप बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे फिर एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि जो मेंस में प्लेसेस आपसे पूछी जा रही हैं वो डेफिनेटली पीटी से फार मोर आगे की पूछी जा रही हैं, यानी कि काफ़ी आगे की लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी इन प्लेसेस के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपसे 10 प्लेसेस दी जाती हैं और उनका डिस्क्रिप्शन और साथ साथ उसको मैप पे लोकेट करना होता है। तो जो जैसे कि खज्जियर है, तो देखिए आप नॉर्मली ये हमें कहीं बुक्स में लिखा हुआ नहीं दिखता है, चुनचनाकट, तरंगम बड़ी, तो ये कुछ एक अब जैसे 5 मैंने यहाँ पे प्लेसेस की, तो इसमें देखिए 2 तो ऐसी हैं जो कॉमन हैं, लेकिन 3 ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जल्दी ना सुनने को मिलता है और ना कहीं पढ़ने को मिलता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल उसी लेवल तक लेके जाएं जहाँ के लिए यूपीएससी की डिमांड है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जो हमारे टॉपिक से तो नहीं लेकिन मैप से जोड़ा था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम इन सारी प्लेसेस को अपने मैप पे लोकेट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये हमें मिलती हैं। तो अगर हम बात करें थरिंगम बडी की, यानी कि ट्रांक्यूबार वाले रीजन की, तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांक्यूबार वाला रीजन है वो हमें यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे। अब अगर हम ट्रांक्यूबार के बाद अगर हम देखें तो जो हमारा नमचा बरवा वाला रीजन है वो हमारा कुछ ऐसे, ये हमारा ग्रेट हिमालय का रेंज है और ऐसे बैंड हुआ है, तो यहाँ कहीं हमें ये नमचा बरवा मिलेगा। फिर अगर हम बात करें जो हमसे दिया गया है नारकोंडम, तो नारकोंडम के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक जूम करके आपको जो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप है यहाँ कहीं हमें नारकोंडम मिलेगा। फिर अगर हम बात करें जो हमसे खज्जियर पूछा गया, तो खज्जियर के लिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश का ये रीजन है यहाँ कहीं हम कह सकते हैं खज्जियर मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा यानी कि चुनचनकट जो हमारा वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है, तो उसको मैं यहाँ कहीं लोकेट कर सकता हूँ, यहाँ कहीं। तो ये हमारे पास पूरे की पूरी 5 प्लेसेस, उनका डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ उनकी लोकेशन जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की डिमांड थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे टॉपिक से जुड़ा है एनर्जी यानी कि ऊर्जा से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस। विश्व ऊर्जा संकट के संदर्भ में नव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय संसाधनों की भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2014 में। तो सबसे पहले हमें तो रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस या ये संसाधन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो अगर मैं आपकी बात बताएं तो इसको अगर हम देखें तो जैसे पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ये जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई हैं, विकसित देश हो गए हैं, उनको तो ऊर्जा अत्यंत मात्रा में चाहिए ही चाहिए है। अब जो विकासशील देश हैं उनमें भी ऊर्जा की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड एनर्जी की बात करें तो आप देखें ये मांग निरंतर ऊपर जा रही है। लेकिन जो ये ऊर्जा है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो कोयला, कोयले से बिजली बनाने के जो संयंत्र हैं वो हर कंट्रीज़ में मैक्सिमम है। सबसे मेजर शेयर जो है वो इन्हीं का है। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बताऊं कि जैसे हमारे इंडिया में आप देखें तो जो सबसे लेटेस्ट डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय एनर्जी इंडिया में 63.2% का प्रेजेंट टाइम पे परसेंटेज का शेयर है पूरी एनर्जी में जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती है तथा साथ ही साथ कंज्यूम होती है। अब हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं तो अब हम इनकी बात करें तो रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि नव्यकरणीय संसाधन, तो इसके अंतर्गत हमारे जो आएंगे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम पन बिजली। अब आप देखें जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात बताता हूँ आपको, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट है टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का। तो ये जो रिवर है जिसको आप लोग शारदा, काली कुछ इस नामों से जानते हैं, उस रिवर पर लगा है।
तो पहले हमने टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो वहाँ पर एक उसी के नियर बाई एक रीजन है वनबसा के नाम से, वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन प्लांट लगा है। अब ये तो मैंने आपको टनकपुर पावर प्लांट के बारे में बताया जो हमारा यहाँ लगा है। अब जब ये रिवर फिर आगे बढ़ती है तो आप देखें कि जो उत्तराखंड में खटीमा है वहाँ पर भी एक लोहिया हेड पे प्रोडक्शन सेंटर बना है। यानी कि एक ही रिवर से थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे कि अगर इन दोनों के डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो अराउंड 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा दोनों के बीच। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारी हाइड्रो पावर है इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ले जाकर प्रोड्यूस कर, जैसे कि रिवर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि जब हम रिजर्वायर वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, तो जैसे उत्तराखंड का रीजन है तो वो काफ़ी फ्रेजाइल रीजन है, तो अगर हम ज़्यादा रिजर्वायर्स बना देंगे तो उसका एक रिज़ल्ट ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी ये प्लेट्स हैं इनमें डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जो मैक्सिमम जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक दिया है, क्योंकि अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हम प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे तो रिजर्वायर्स बनाना पड़ेंगे, और जब रिजर्वायर्स बनाएंगे तो उनका जो वेट है वो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे पड़ेगा और डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और अर्थक्वेक्स आ सकते हैं और डिजास्टर हो सकता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का रोल है और ड्रॉबैक है। तो ये तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात की। साथ ही साथ अब मैं अगर फिर बात करूं तो उसमें एक नाम आएगा विंड एनर्जी का। तो आप देखें विंड एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी का प्रोडक्शन का एक मोड है। हमारे इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर विंड की फ्लो जो है ज़्यादा है, तो टरबाइंस वगैरह लगा के, विंड मिल्स वगैरह लगा के हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा जिसे कहा जाए कि जो सी वेव्स हैं, इनसे भी जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, जब ये हमारी सी वेव्स आके कोस्टल रीजन्स को टच करती हैं तो भी कुछ एनर्जी को प्रोडक्शन किया जा सकता है। फिर मैं अगर बात करूं तो हमारे लिए सोलर एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सोलर एनर्जी का, क्योंकि सोलर एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे इंडिया में अराउंड 300 डेज कंटिन्यू जो सोलर की अवेलेबिलिटी है वो रहती है। तो आप देखें सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें मिल रही है हमारे अर्थ को, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं और फर्दर रिन्यू कर रहे हैं अपनी एनर्जी में। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ एनर्जी के प्रोडक्शन का मोड दिखता है। फिर हम बात करें जियोथर्मल हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कम है, क्योंकि जियोथर्मल मेनली हमारा जो इरप्शंस होते हैं वॉल्केनिक वगैरह, या हमारे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे जो वार्म वाटर वगैरह मिलता है उससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फ्यूम रोल्स हैं, गीज़र्स हैं, उनके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जियोथर्मल तो एनर्जी का हमारे इंडिया में स्कोप कम है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका स्कोप देखा जा सकता है। ये पूरा एक एग्जाम्पल है, मतलब ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि आप एक मोड से दोबारा अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एनर्जी, क्योंकि जैसे सन है इसकी एनर्जी कम नहीं हो रही है अभी, तो हमारी वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। तो इसके ऊपर वर्ल्ड में कई सारे इनिशिएटिव्स हैं और कई सारे ऐसे प्रोग्रेसेस हैं और जो लिए जा रहे हैं और जिनके ऊपर ये फोकस किया जा रहा है कि हम अपने एनर्जी प्रोडक्शन में सोलर एनर्जी का रोल बढ़ाएं। फिर तो देखें, ये मैंने आपको सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात की। नॉन रिन्यूएबल में आपने देखिए, जैसे आपके पास एक 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो आपने उसमें पेट्रोल डलाया, पेट्रोल भराने के बाद आपने उसको जो भी यूज़ करना था अपने व्हीकल को यूज़ किया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो क्या आप उस धुएं को दोबारा से पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वही रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते एनर्जी में। तो पेट्रोलियम एक उसका एग्जाम्पल होगा, एक कोल भी इसका एग्जाम्पल होगा, साथ ही साथ नेचुरल गैस, और कुछ हमारा जो एक पार्ट आएगा तो एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का आएगा। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप देखें
रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये होते क्या हैं। अब कहता है विद एग्जाम्पल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस। तो पहले आप अपने इस क्वेश्चन को जब इंट्रोडक्शन में चलें तो आप पहले कोशिश करिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं वो बताइए, फिर अगर आप बताएंगे तो दूसरा ये बताइए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन के देने के बाद आप कंट्रीज़ के बारे में बताइए कि जो हमारी वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस है इसमें ये कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो देखिए जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ में एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी अबंडेंस में है, जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर विंड एनर्जी अबंडेंस में है। तो इन और जैसे कि जहाँ पर टाइडल रीजन्स हैं, टाइड्स अच्छी आती हैं, तो देखिए वहाँ पर आप टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन की बात बता सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही दुर्गादुआनी क्रीक, मैंने एक आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन को कंसल्ट किया, मतलब वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था, ब्रीफ किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो वेस्ट बंगाल की लोकेशन में है और वहाँ पर टाइडल एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करिए और उसमें जो आपको एग्जाम्पल या आंसर करना है फिर आप उसको आंसर करिए, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा आंसर बन के सामने आएगा। तो ये मेरा एक पूरा डिस्क्रिप्शन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इनफ है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट नोट ऑन करंट सिनारियो वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस। विश्व ऊर्जा संकट के वर्तमान परिदृश्य पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2015 में। तो देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। तो अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ लेटेस्ट जो डेटा है अगर वो पता है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं और ये आपके क्वेश्चन के वेटेज को बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी इन्फॉर्मेशन या आपके पास उससे जुड़ी हुई नॉलेज है। तो जैसे कि हमारा ओवरऑल कंजम्पशन है हमारी अपनी कंट्री का, वो कितना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें पता हो। तो अगर साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड की कंट्रीज़ की बात करें तो कौन सी कंट्री किस ट्रेंड पे जा रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हो तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन के अंदर डालकर इस क्वेश्चन को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को शुरू करने की बात करें यानी कि अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश, कुछ हमारे विकसित देश, यह दोनों ही देश अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा के संकट को फेस कर रहे हैं। अब मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ, देखिए जैसे हमारा डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए है, इंग्लैंड है, यानी कि हम अगर यूके की बात करें तो इन सब कंट्रीज़ में जो इनके रिसोर्सेज थे, जैसे कि रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो रिसोर्सेज में कुछ ऐसा जैसे कि कोयले से पहले वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही थी, पर अब वहाँ पर क्या देखा गया कि जो उनके रिसोर्सेज थे, माइंस थी, वो सब कैसी हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। यानी कि यूके के अंदर तो मैक्सिमम बेसिस पे जो कोल माइंस थी वो आज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि यूके ने अपने आप को चेंज किया है। पहले वो ट्रेडिशनल यानी कि रिन्यूएबल तो नहीं कहेंगे हम, नॉन रिन्यूएबल बेसिस के ऊपर वो ज़्यादा लाई करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ तो 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, तो वहाँ पर एनर्जी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो एनर्जी की डिमांड जब बहुत तेज़ी से बढ़ी तो उन्होंने अपने आसपास के जो संसाधन थे उनको बहुत तेज़ी से यूज़ किया। जब तेज़ी से आप यूज़ करेंगे और डेफिनेटली आप उसका कोई अल्टरनेट नहीं सोचेंगे तो उसका एक रिजल्ट देखने को ये मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं फिर अपने आप को डाइवर्ट करेंगे दूसरी देशों की तरफ। तो ये कुछ हमें देखने को मिला अपने इस इंग्लैंड के एग्जाम्पल में। तो अब देखिए उनके आगे क्राइसिस आया कि अब उनको अपने आप के लिए किसके ऊपर जाना पड़ा, मतलब किसकी तरफ फोकस करना पड़ा, या तो पेट्रोलियम की तरफ या फिर हम ये कहें सोलर एनर्जी की तरफ, टाइडल एनर्जी की तरफ। तो कुछ उन्होंने अपने आप को किसी दूसरे डायरेक्शंस में चेंज किया। तो ये हमें देखने को मिला हमारे अपने करंट एनर्जी क्राइसिस में यूके के कंटेक्स्ट में। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यूएस का, तो यूएस में भी जैसे जो अपलाशियन वगैरह के रीजन्स हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कोल फील्ड्स वगैरह मिला करते थे, आज उतना प्रोडक्शन नहीं रह गया है, क्योंकि आज उनका प्रोडक्शन ना रहने का एक सबसे बड़ा जो बेस है वो ये है कि उन्होंने मैक्सिमम जो अपने रिसोर्सेज से उनको यूटिलाइज कर चुके हैं।
फिर मैं अगर बात करूं जैसे कि यूएई का एग्जांपल देता हूं, तो यूएई का एग्जांपल के बारे में ये कि जब 1980s से वहाँ पे पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन वगैरह हुआ और उनका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ, तो यूएई की गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि अगले 20-15 सालों में, 30 सालों में, यानी कि 2030 तक, 2020 तक जो वहाँ पर पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो जो यूएई है, जिसकी पूरी इकोनॉमी पेट्रोलियम पे ही बेस है, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो एक तो उनकी एनर्जी प्रोडक्शन में भी लॉस होगा और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी में भी लॉस होगा। तो ये हमें यूएई के एग्जाम्पल से देखने को मिला। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसे चेंज किया और कैसे उन्होंने अपना जो एनर्जी के प्रोडक्शन के मोड्स हैं उनको चेंज किया। अब ये मैंने आपको सब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बताया। अब अगर मैं बात करता हूँ डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसके आगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और अडॉप्शन कम है, क्योंकि जो इनका फाइनेंशियल स्टेटस है इन कंट्रीज़ का वो बहुत अच्छा नहीं है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारे इंडियन ग्रुप की बात करें, तो देखिए इन कंट्रीज़ के पास ना तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ना बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, तो इनको कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। अब जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं तो जैसे अगर इनको पेट्रोलियम वगैरह को लेना पड़ता है, तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो 2/3 इंपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम का हाथ है। तो आप देखें कि कितना ज़बरदस्त हमारी डिपेंडेंसी है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, जैसे कि आज आप देखें हमारा एक स्कीम चल रही है जिसको आप देख रहे होंगे, जिसका अभी हाल ही में सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है नवंबर 2019 से अराउंड, फास्टर अडॉप्शन। और यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक या ई व्हीकल्स की बात की गई है। तो ये जो फेम का फेस है ये सेकंड स्टार्ट हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स हैं हमारी कंट्री में उसका अडॉप्शन तेज़ हो, उनकी प्रोडक्शन में गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज़ को देने की बात की है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल्स हो गए, साथ ही साथ सोलर की बात की, तो देखिए सोलर में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है सोलर प्लांट्स को लगाने में, सोलर सब्सिडीज़ देने में, रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाने में, सोलर की ग्रिड बनाने में। फिर जैसे कि अगर आप नाम सुना होगा एक, तो आप देखिए अपनी कंट्री के लिए एक नाम है कुसुम, किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान मिशन। तो देखिए ये जो करंट की स्कीम्स हैं जो हमारे लिए चलाई जा रही हैं, मतलब जो हमारे इंडिया में चल रही हैं, तो ये मैं अगर सिर्फ वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस में इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस है हमारे वर्ल्ड में, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के आगे, इसलिए क्योंकि जो उनके उद्योग धंधे हैं उनको चलाने के लिए उनको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। विकासशील देशों की बात करें तो इनके पास संसाधन अगर हैं तो बहुत अच्छी तकनीक नहीं है उसको निकालने की, बहुत अच्छी तकनीक नहीं है प्रोडक्शन करने की एनर्जी की। तो इन सब चीज़ों में फाइनेंस की ज़रूरत होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में फाइनेंस नहीं है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं हमें अपने इस क्वेश्चन के आंसर में दिखाते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बात की इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर ये दे सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ उनके आगे कैसा प्रॉब्लम आ रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके आगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर आप अपने इस क्वेश्चन को आगे ब्रीफ एनालिसिस देते हुए चलिए कि डेवलप कंट्रीज़ हैं तो विद एग्जाम्पल, जैसे मैंने यूएस के लिए कहा, यूके के लिए कहा, यूएई के लिए कहा, ऐसे ही आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ भी एग्जाम्पल्स को कुछ दे सकते हैं और इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट फॉर्मेट में आंसर बन के आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। वैसे तो इस टॉपिक में यानी कि जो हमारा एनर्जी है उसमें तो ये क्वेश्चन को हम नहीं दे सकते, लेकिन ये एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़ा हमारा टॉपिक है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी से एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने यूपी पीसीएस में कई बार देखा है और बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन
एक आध बार ही ऐसा हो रहा है कि मिस कर रहा है, अन्यथा ये आपको रेगुलरली एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन 14 में पूछा गया, फिर 16 में भी दिखाई दिया मुझे, फिर उसके बाद अगर आप देखें 17 में भी मुझे मिला। तो ऐसे ये क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है बार बार। तो बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूँगा जो इनफ होगी आपके समझने के लिए, और कैसे हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हों जो अपीयर हो चुके हों एग्ज़ाम में। तो डेफिनेटली वो भी इस बात को देखेंगे कि हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं और उन्होंने अपने आंसर को अगर लिखा तो कैसे लिखा। तो सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करूं, तो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा, यानी कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप प्रेजेंट टाइम पे अगर देखें तो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें उसको जो किया जा रहा है वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे किया जा रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है देशों में, और डेफिनेटली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ फिर देखने को मिल रही है। तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ फोकस करिए, वो कहेगा डेवलपमेंट को भी करिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का लॉस ना हो इस पर भी फोकस करिए। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम पे हमें इसकी कॉस्ट देना पड़ रही है, मतलब इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है हम इस पर कहें तो। जैसे आप देखें कि कितने सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं जो आज ह्यूमन बीइंग्स पे पड़ रहे हैं इस इन्वायरमेंटल लॉस की वजह से, कि एक हमारी मानव जाति पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। काहे के लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी कि हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी चुनौती फेस करना पड़ रही है, यानी कि एक चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से आगे रखा है। तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये कभी भी नहीं कहेगा कि आप सिर्फ डेवलपमेंट करें, आपको इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अब वो तो हम इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल टॉपिक में जाके हम उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। फिर एक और हमारा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो वो ये कहता है कि जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसका भी मतलब एक हाइपोथेसिस किया गया है, और उसने कहा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एग्जैक्ट यूज़ और मैक्सिमम प्रोडक्शन मतलब होना चाहिए। यानी कि जो रीजनल, जैसे कि अगर हम देखें जैसे नागपुर का रीजन है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर हम देखें साइट्रस फ्रूट्स की खेती ज़्यादा होती है। तो हमें ये फोकस करना चाहिए उस रीजन के ऊपर कि हम प्रोडक्शन को मैक्सिमम उस रीजन में लेके जाएं, क्योंकि ये एक एग्रो प्रोडक्शन है और ये हमारी नेचर के द्वारा मतलब इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ऐसे जहाँ कहीं भी हमें प्रोडक्शन सेंटर्स दिखें तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो जहाँ जहाँ पर जैसे हमें डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पर हमें वैसे ही ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारे रीजनल इकोनॉमिक वेरिएशंस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, तो जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पर हमें उस रीजन में डेवलपमेंट अलग दिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही किसी और रीजन की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर डेवलपमेंट अलग होगा। तो अगर मैं इसको कंटेक्स्ट में लूँ या एग्जाम्पल में, तो जैसे कोई एग्रीकल्चर रीजन है तो हो सकता है वहाँ पर हमारा वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हमें वीट का प्रोडक्शन उतना नहीं मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ किसी ऐसे रीजन में लगी हैं जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल ईजीली प्रोवाइड हो रहा है, तो वो इंडस्ट्रीज़ अच्छी चल रही हैं। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो थोड़ा ऐसी जगह पे लगी जहाँ पर रॉ मटेरियल वगैरह उनको अच्छे से या उनका टेक्निकल स्किल उतना नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर उन इंडस्ट्रीज़ को लॉस उठाना पड़ रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है इन दोनों को वो कहता है कि बैलेंसिंग में रखना होगा, ठीक। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें इस बिंदु पर भी बात की गई है।
फिर वो ये कहता है कि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो ये जो है ये सिर्फ एक थॉट की चीज़ नहीं है, और यहाँ पर ये भी कहा जाए कि ये हमें एक ऐसा इम्पैक्ट है या एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के जो फिजियोग्राफी है उसमें हमें दिखाई देता है। और बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जाइए, अगर वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के फैक्टर्स अच्छे हैं, तो वहाँ रीजन में हमें देखने से ही मिल जाएगा। तो यानी कि ये एक सिर्फ इमेजिनेशन की बात नहीं है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी डेफिनेटली एक हमारा काहे पे बिंदु पे बात की गई है, फैक्ट के ऊपर, एक एलिमेंट पे बात की गई है। फिर वो ये कहता है कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये हमारा एक डायनामिक है, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये अपने आप में स्टैटिक नहीं है, बल्कि कैसी है, डायनामिक है, यानी कि स्थैतिक नहीं है बल्कि गत्यात्मक है। तो इसका संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका संदर्भ मैं ऐसे कह सकता हूं, जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, किसी रीजन में बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकता है, जैसे कि अगर आज हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें कि तेलंगाना में, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत ही रेयर हमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, पर सपोज़ करें वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि आने वाले कुछ सालों में वहाँ पर हम एक बहुत बड़े पेट्रोलियम फील्ड्स के बारे में जानकारी हमें मिल जाए, और वो जो पेट्रोलियम हो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो, तो आप देखें कि जो तेलंगाना का प्रेजेंट टाइम का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डेफिनेटली एकदम चेंज हो जाएगा उस पेट्रोलियम के निकलने के बाद। तो ये कहता है कि ये डायनामिक्स है, यानी कि चेंज होता रहता है, कि अगर अचानक से कोई हमें रिसोर्सेज मिल जाए या हमें कुछ टेक्निक्स वगैरह का डेवलपमेंट हो जाए, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो जाए, तो डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है उस रीजन की वो ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो जाएगी। फिर वो कहता है कि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर, उनका जो लीगल प्रोसेसेस हैं उनको, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो फेस है, फेस यानी कि वो किस फेस में है अभी, ये उसको रिजेंबल करती है, यानी कि उसका द्योतक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखिए कहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो युवावस्था में है, यानी कि कुछ अभी ग्रोथ पीरियड में है। फिर अगर हम देखें तो प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि मैच्योरिटी की तरफ है, और फिर कुछ हम देखें तो डिक्लाइन की तरफ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अगर देखें तो किसी समय पर, जैसे कानपुर है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब हुआ करती थी, आज नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखें, अगर आज आप रिसेंटली पंजाब गए हो तो आप पंजाब में इस बात को एनालाइज कर पाएंगे कि पंजाब अब से 10 साल 20 साल पहले कैसा था और आज कैसा हो गया है। तो डेफिनेटली किसी भी एक स्टेज में, मतलब किसी भी एक रीजन में जो स्टेज होगी वो अभी कैसी है, एलिमेंट्री है, मैच्योरिटी है, या फिर डिक्लाइनिंग में है। तो ये सारी हमें इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ही बिंदु हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देना है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल्स आप अपनी रियल लाइफ के आसपास के दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो एग्जाम्पल्स हों वो कनेक्टिंग हो, रीजनेबल हों और वैल्यूएबल हों। तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस रखिए बार बार। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इन सदर्न इंडिया। दक्षिण भारत में विद्युत शक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया। तो सबसे पहले जैसे हमसे ये क्वेश्चन किया गया है तो सदर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में किया गया, पहली बात। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ अपने सदर्न इंडिया की जो हमारा भौतिकी जो उसका रीजन है, यानी कि फिजियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं, डिवीजन्स हैं, हम कुछ उनके इंट्रोडक्शन से यहाँ पर बात अपनी शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारा सदर्न इंडिया का रीजन है, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो जो जल विद्युत का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो इसलिए कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें कोयला भी नहीं मिलता है, कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीरियर्स हैं वहाँ पर हमें पेट्रोलियम का भी बहुत ज़्यादा भंडार देखने को नहीं मिलता है। तो जो हमारा इंडिया की अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम पे, तो जो सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं
उसमें जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 360 गीगावाट के आसपास। अब अगर गीगावाट को हम देखें तो इसके आगे 1000 आप और लगा सकते हैं, यानी कि 360 का बाद 3 जीरो और लगेंगे तो 3,60,000 मेगावाट के आसपास। अब इसमें से हम अगर कहें तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का शेयर है वो 12.6% है इंडिया का। तो इंडिया में अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम पे बात करूं तो जो थर्मल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा शेयर रखती है, 63.2 सबसे लेटेस्ट डेटा जो आया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 12.6%। तो अब आप देखिए 63 के बाद डायरेक्टली 12.6। अब देखिए मैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ धीरे धीरे जा रहा हूं। तो 12.6%, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि जो हमारे सदर्न इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, काली है, कई सारी रिवर्स हैं, पन्नार हैं, पलार हैं, कई सारी ऐसी रिवर्स हैं जो वहाँ पर टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहा जाए ऊबड़ खाबड़, अनइवन है। तो अब जब अनइवन है तो सदर्न इंडिया के मैक्सिमम रीजन्स में जो हमारी एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं वो सिर्फ हमारे सदर्न इंडिया के कोस्टल रीजन्स में हैं, यानी कि जो कोस्टल मैदानी क्षेत्र हैं वही सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर रीजन्स हैं। अब आप देखिए इन रीजन्स में एग्रीकल्चर हो रहा है, जो ये अबव का रीजन बच रहा है हमारे पास, यानी कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करूं तो आप देखें ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ तो हमें खूब सारा एग्रीकल्चर होता दिख रहा है, लेकिन ये जो मिडिल वाला रीजन है यहाँ पर रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब हमें मिलती हैं रिवर्स। लेकिन अब यहाँ पर टेरेन रीजन है, यानी कि कुछ ऊबड़ खाबड़, थोड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, फिर नीचे मैदानी क्षेत्र। तो देखिए एग्रीकल्चर तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस रिवर्स हैं, फ्लो हो रही हैं, और साथ ही साथ बागानी कृषि है जो यहाँ डेवलप हुई है। तो जो छोटे छोटे ये पहाड़ नुमा है, तो यहाँ पर नदियों को जो पानी मिलता है वो मिलता है वर्षा से। बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में रिवर्स में ये नहीं कहा जा सकता कि वॉल्यूम है, रिवर्स में पानी है और वो भी कुछ महीनों तक ही रहता है, अन्यथा वो सूखती तो नहीं है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट की बात करें इस सदर्न इंडिया में, तो हमें एक सबसे बड़ा रीज़न यही मिलता है कि देखिए पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो प्लांट्स हैं उनको लगाने में भी इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चरल रीजन्स भी हमें सराउंडिंग रीजन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो साइड वाइज ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है, कुछ ऊबड़ खाबड़ से क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स को लगा रखा है। तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट आया है वो एक ये देखने को मिला कि हमारे सदर्न इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। फिर बात करें अगर जो हमारा सदर्न इंडिया रीजन है, तो जो कोस्टल रीजन है वहाँ तो हमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ कोयले वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह के एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, अन्यथा अगर हम कहीं और बात करें तो वो ये सब हमें रिसोर्सेज जो आंतरिक दक्षिणी क्षेत्र है उनमें नहीं मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा सदर्न इंडिया है इसमें देखिए कावेरी नदी पर जो हमारा शिव समुद्रम है, तो शिव समुद्रम पर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्लांट लगा है, जहाँ से हमारी जो एनर्जी की सप्लाई है वो कोलार की माइंस को की जाती है। फिर यानी कि बेंगलुरु के सराउंडिंग रीजन में मैसूर को वहाँ से मिलती है। फिर जो महात्मा गांधी वाला हमारा जो एक जॉकफॉल वाला रीजन है वहाँ पर आप देखें तो शिमशा एक प्रोजेक्ट है वो भी वहीं पर लगा है। फिर कोयना रिवर है, वहाँ पर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो वहाँ का हमें प्रोस्पेक्ट देखने को मिलता है, अब जैसे कि हम अपने नॉर्दर्न इंडिया को देखें तो देखिए मैदानी क्षेत्र है, रिवर्स खूब हैं, तो सराउंडिंग रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल रीजन है। लेकिन जो हमारा साउथ इंडिया का प्रोस्पेक्ट है तो वो एक पठारी क्षेत्र है, कुछ पथरीले से भाग हैं। तो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और कुछ ऐसी लोकेशन उनको दी गई है कि जो उनके सराउंडिंग रीजन्स हैं वहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके और उन रीजन्स में जो ठीक ठाक से प्लेन रीजन है वहाँ पर कृषि की जा सके। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स थे जिसके कारणवश हमें सदर्न इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर और बात करें अगर तो देखिए अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स की बात करें तो इनसे कोई इन्वायरमेंटल लॉस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है कि अगर हम एक प्लांट मैनर में वर्क करें तो डेफिनेटली हमें कोई बहुत बड़ा लॉस उससे नहीं होता है।
अब जो पानी है वो भी गंदा नहीं होता है। अब जब पानी गंदा नहीं होता है तो डेफिनेटली आप उसको फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग में भी, इरिगेशन में भी और इंडस्ट्रियल यूजेस में भी। तो यहाँ पर भी आप देखें कहीं ना कहीं जो सदर्न इंडिया में एक वाटर की प्रॉब्लम है उसको दूर करने की भी समस्या इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स के द्वारा की गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने डिस्कस किया अपने सदर्न इंडिया के कुछ इम्पैक्ट्स को जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप देखें तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये उभर के सामने आया है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकृत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को समझाइए। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन पहले क्वेश्चन में ही दी थी अपने टॉपिक से, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जहां पर मैंने बताया था कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नवीनीकृत ऊर्जा की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे ये एक ऐसे स्रोत हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनसे हम एक इन्फिनाइट स्पैन तक हम इनको एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो इनमें सबसे मेजर सोर्सेज हैं तो जो आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है नाम सोलर का। तो अगर हम यहाँ पर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर के लिए मैंने कुछ स्कीम्स वगैरह जैसे कुसुम है, जैसे कि सौर ऊर्जा मिशन है, जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस हैं। तो ये सब कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर एनर्जी के लिए। अब और आगे बात करें तो जैसे हमारा सोलर एनर्जी हमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जैसे ये इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो जो देश इस जोन के अंतर्गत आते हैं उन जोनों में जो सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो ये कहा जाता है वर्ष में 300 दिवसों से ज़्यादा के लिए है। मतलब 300 डेज तक यहाँ पर सोलर की अवेलेबिलिटी रहा करती है। सिर्फ 60 डेज मतलब विंटर के कोर मंथ्स को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सोलर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, अन्यथा मैक्सिमम या हमारे पास सोलर एनर्जी के लिए अवेलेबिलिटी रहती है जो सोलर रेज के थ्रू या सन रेज के थ्रू हम तक पहुँचती है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो जैसे सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है तो जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो कंटेक्स्ट कहता है वो ये कहता है कि जो सोलर एनर्जी 100 डेज में प्रोड्यूस होगी या जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो हमारे ओवरऑल जो हम प्रेजेंट टाइम पे अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस से एनर्जी को बना रहे हैं। यानी कि सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि 100 दिन में ही इतनी एनर्जी को हम बना सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जितने की हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बना पाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए आप सिर्फ 100 दिन में ही इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के लिए आपको खूब सारे प्लांट्स लगाने हैं। तो जैसे कि अभी आप देखें तो बिल्कुल रिसेंटली एक एमपी रीवा में लगाया गया है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो बुलंदशहर रीजन अलीगढ़ बाउंड्री पे अगर हम देखें तो वहाँ पर लगाया गया। तो ऐसे बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं जो बार बार हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनिशिएट करके लगा रही है। लेकिन सोलर प्लांट्स की एक तो ड्रॉबैक जो है वो ये कि जो ये 60 डेज़ हैं यहाँ पर एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि सन रेज की। साथ ही साथ इसको स्पेस बहुत चाहिए। जब तक स्पेस बहुत नहीं होगा आप बहुत बड़े प्लांट्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि आज अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जो इनकी रूफ्स हैं ये मेनली क्या रहती हैं, फ्री रहती हैं, मतलब ये वैकेंट रहती हैं। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया है, सोलर के प्लांट्स लगा दिए गए हैं और उसी से ही एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसी से ही फर्दर हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी उस इंस्टीट्यूट के लिए रिक्वायरमेंट है, उस हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट है, वो वहीं से ही फुलफिल हो जा रही है। तो ये कुछ हमारे पास सोलर एनर्जी से जुड़ी इंफॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें तो जो सोलर एनर्जी है हमारे पास, तो सोलर एनर्जी में जो शेयर है प्रेजेंट टाइम पे, तो ये अराउंड हम ये कह सकते हैं कि जो अराउंड के लिए ये कहा जा रहा है कि 22% ओवरऑल हमारे पास इंडिया में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का शेयर है, यानी कि 2022 तो 22
ये हमारे पास सोलर एनर्जी का ओवरऑल शेयर है। सोलर एनर्जी भी, और साथ ही साथ मैं इसको कह सकता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। फिर अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले एक हमारे पास सोलर एनर्जी से नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो एक हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आएगा तो वो जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा होती है। इसके भी हमें बहुत बड़े बड़े सोर्सेस वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखें कि कोई ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें से गीज़र वगैरह निकल पड़ते हैं जहाँ से गर्म पानी निरंतर निकलता रहता है, तो उससे भी हम अपनी एनर्जी को या फिर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कहीं वॉल्केनो है तो उसमें से मैग्मा निकल रहा है तो उससे भी हीट निकल रही है, और हमें एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हीट की बहुत इम्पॉर्टेंट नीड होती है। फिर ऐसे ही अगर हम देखें फ्यूम रोल्स हैं, जैसे कि कोई धरती है तो उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाएं और यहाँ से कुछ हमारी गर्म गर्म भाप बाहर आने लगे, तो भी हम इसको एनर्जी के प्रोड्यूस में यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वॉल्केनिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है, फिलीपींस, USA, इटली, जापान। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऐसा है जहाँ पर कुछ इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं तो जो तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है तो वो है हमारा विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी आप अगर देखें तो कुछ स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, लद्दाख, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भी इस विंड से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जैसे USA, जर्मनी, चाइना, जापान, इन्होंने भी अपने यहाँ काफ़ी विंड मिल्स वगैरह को इंस्टॉल किया है और विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। विंड एनर्जी के लिए एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो हमारी विंड है वो ऑन एन एवरेज 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की विंड की स्पीड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट विंड एनर्जी से जुड़ी इंफॉर्मेशन। और फिर अगर हम बात करें तो एक नाम आएगा टाइडल एनर्जी का, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। तो अगर आप ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो देखिए, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन से उन्हीं क्षेत्रों में हो सकते हैं जहाँ पर हमारा तट समुद्र को लगता है, जैसे कि गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी या फिर कच्छ के क्षेत्र। फिर साथ ही बात करें तमिलनाडु में बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्र जो आएगा तो उसमें कुछ हम नाम ले सकते हैं अपना वेस्ट बंगाल वाला रीजन। तो जो भी स्टेट्स हमारे समुद्री तटों से लगे हैं, वहाँ समुद्र की सीमा से लगे हैं, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वो बे ऑफ फंडी, यानी कि फंडी की खाड़ी है जो USA में, वो इसके लिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है टाइडल एनर्जी के लिए। यानी कि वहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि जो गल्फ ऑफ फंडी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टाइड देखी जाती है, तो जितनी ज़्यादा, जैसे आप देखें ये मैंने एक रीजन बनाया, ठीक, यहाँ पर हमारे पास कुछ सी की लैंड है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे रिजर्वायर बना देंगे। अब जब यहाँ पे हाई टाइड आएगा तो पानी का स्तर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब जब पानी का स्तर बढ़ने लगेगा तो ये वाला जो रीजन है, हम पानी को क्या करेंगे, इसमें कैप्चर कर लेंगे और इसको बना देंगे हम एक रिजर्वायर। अब जब ये टाइड नीचे की तरफ चली जाएगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर पानी है वो सिर्फ यहीं पे रह गया भरा हुआ, और यहाँ पे पानी यहाँ तक पहुँच गया, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा और यहाँ पे टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। तो जब ये पानी नीचे की तरफ गिरता है तो इससे जो हमारी यहाँ पे रॉड से डायनामोज वगैरह कनेक्ट होते हैं वो मूव करने लगते हैं और टरबाइंस वगैरह चल पड़ते हैं, जिससे कि हमें ये एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन से जुड़ा चीज़। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है प्रेजेंट टाइम पे, बायोमास, ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो जैव ऊर्जा की या फिर जैव घटकों की, इसको किसी बुक्स में मैंने जैव पुंज भी नाम सुना है। अब आप देखें बायोमास यानी कि बायोटिक से जुड़ा रेसिड्यू, जैसे हमारे घरों में गीला कूड़ा है, इंडस्ट्रीज़ में, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में, ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट्स में, तो जहाँ जहाँ पर भी हमें गीला कूड़ा मिलता है, जैसे कि कोई सब्जियां हैं, फल हैं, तो उनका वेस्ट, हम उस वेस्ट को
क्या करें, कहीं पर स्टोर कर लें और फिर उसको डिस्पोज करने के लिए करना हमें ये पड़ेगा कि जो ये हमारा बायो वेस्ट है, इससे जो हमारा बायो वेस्ट का कन्वर्जन होगा एनर्जी में, तो हम इस बायोमास को यूज़ कर सकें। यानी कि देखिए, एक है तो बायो वेस्ट, लेकिन इसको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो जो हमारा गीला कूड़ा है उसको हमने सड़ाया गलाया और उससे गैस बनी, और गैस बनाने के बाद फर्दर यूज़ कर लिया। इसी से ही हम बनाते हैं इथेनॉल। तो अगर आप बात करें तो जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है वो यही लाई गई है 2019 में कि हम जो पेट्रोल वगैरह है उसमें 20% से लेके 30% तक 2025 तक ब्लेंड करेंगे इथेनॉल। और जो ये इथेनॉल है ये हम अपने जो बायोमास यूनिट्स इंडिया में अलग अलग जगह पे, जैसे हमारी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये क्या कर रही हैं, यूनिट्स लगा रही हैं। और उन यूनिट्स का सिर्फ एक ही काम है कि इस बायो वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करना, या तो वो एनर्जी की गैस के लिए और या फिर इथेनॉल के लिए। तो ये हमारे पास बायो वेस्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये 4 टाइप के रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए। फिर अगर एक हम बात करें तो जो हमारी रिवर्स हैं वर्ल्ड की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीनीकृत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में नाम इसका आता है। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2016 में, इन्वायरमेंट में, साथ ही साथ इंडस्ट्री में, साथ ही साथ अगर हम देखें एनर्जी के सेक्शन में। कोई बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बस आपको अगर उसमें कुछ नया देना है तो बस आप एग्जाम्पल से ही दे सकते हैं अपने नए, और उन चीज़ों की वर्किंग के बारे में बता सकते हैं। तो वही कुछ आपको और स्टूडेंट्स की रिटिन प्रैक्टिस में से अलग कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको खूब अच्छे से ये ध्यान रखना होगा कि कौन से यूनिट्स कहाँ पर कैसे वर्किंग चल रही है और कैसे काम हो रहे हैं और कितना प्रोडक्शन किस जगह से हो रहा है। तो अगर डेटा वगैरह भी आप इनपुट देते रहेंगे इसमें, तो क्वेश्चन को एक वेटेड या वेटेडनेस देखने को मिलती रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन नियर फ्यूचर इन इंडिया। भारत में निकट भविष्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के स्टार्ट की बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक हमारे इंडिया में जो अवेलेबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल या फिर सी वेव से, जब तक हम इस एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल है, अगर हम इन सारी एनर्जीज़ को इनसे प्रोडक्शन करें, जो हमारे ये सोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा एक सपना है विकसित भारत का, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और फिर अगर मैं ये बात करूँ तो जैसे कि हमारी कंट्री में जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो डेली टू डेली बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि पीक डिमांड में नापा जाता है एनर्जी का पैरामीटर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो 2013-14 है, वहाँ पर जो हमारी पीक डिमांड दिखाई गई है वो 1,35,900 समथिंग बताई गई है। अब 1,35,900 समथिंग, अब 900 के भी आगे कुछ डिजिट्स हैं। अब ये पीक डिमांड 2013-14 में से बढ़कर जो 2018-19 है वो 1,77,000 समथिंग हो गई है, यानी कि 1,77,000। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें और सिर्फ 4 सालों का आप अंतराल देखें तो आप देखें कितनी ज़्यादा एनर्जी की जो डिमांड है हमारी कंट्री में वो बढ़ गई है। और ये एक डेवलप होने का बहुत बड़ा सिंबल होता है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जहाँ पर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। अब अगर हम अपने फॉरेन बिल्स को देखें तो जो हमारा फॉरेन बिल है उसका 2/3 जो है वो हम काहे के लिए देते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए देते हैं, जैसे पेट्रोलियम और गैस के लिए। तो अगर हम अपनी कंट्री में हम अपने एनर्जी सोर्सेज को, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सी वेव्स की एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, अगर हम इनको डेवलप करें और इनसे हम एनर्जी का प्रोडक्शन करें तो डेफिनेटली जो हमारे ये इंपोर्ट बिल हैं ये कम हो जाएंगे और हमारी कंट्री का जो ये फंडिंग बचेगी इसको हम कहाँ यूज़ कर सकेंगे, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो गवर्नमेंट बार बार फोकस कर रही है काहे के लिए, हमारी
जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं उनकी तरफ तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दे रही है, कई सारे प्लान्स भी चला रही है और कई सारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसको पूरी वर्ल्ड ने सराहा है। तो ये मैं आपसे एक ओवरऑल की बात बता रहा हूँ। अब अगर फिर देखें हम, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया में 300 डेज में सोलर कंटेंट अवेलेबल रहता है, जिसको एक बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पुटअप किया था और वो आपसे पूछा था व्हाट इज़ टू बी रिलेटेड विद डोमेस्टिक कंटेंट। तो डोमेस्टिक कंटेंट जो है वो हमारे सोलर रेज और सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी सोलर पोटेंशियल अवेलेबल है। तो जैसे कि हमारी कंट्री ट्रॉपिकल है और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर सोलर की अबंडेंस है, तो वहाँ पर हम सोलर से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो जो उसमें शेयर है कई सारी एनर्जीज़ का, जैसे कि टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं छोड़ दूं तो जैसे हमारे पास जियो थर्मल, जैसे कि सी वेव्स की बात करें, तो बायोमास की बात करें, तो जो हमारा ओवरऑल एनर्जी का प्रोडक्शन है उसमें कितना शेयर है हमारे पास 22% का। तो हम इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने 63% की बात करें जो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन है, उस 63 से और हम इस 22 को कंपेयर करें तो अराउंड 1/3 के आसपास है। यानी कि हम इस एनर्जी को जो रिन्यूएबल है, हम इसे तो 66% तक ले जा सकते हैं अपनी कंट्री में और इस 63 को हम डाउन में ला सकते हैं। तो इससे हमारा एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हमारा पॉल्यूशन, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होती है कि वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो पॉल्यूशन होने से डेफिनेटली हमारी अपनी कंट्री पे भी उसका इम्पैक्ट है और पूरे वर्ल्ड पे भी। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अपनी कंट्री में सोलर कंटेंट, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी को खूब जिसे कहा जाए कि अच्छे तरीके से डेवलप करें। फिर अगर हम बात करें इसी की ही, अगर मैं ये बात करूं तो ये माना जा रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे सोलर एनर्जी का शेयर है तो वो अराउंड 3.1% का पोटेंशियल है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, जैसे हमारे पास में सी वेव्स हैं और जियो थर्मल एनर्जी की बात करें तो 30% हमारे पास पोटेंशियल है कि हम उसको अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसमें लगा सकते हैं। फिर अगर मैं और बात करूं आपसे, तो जैसे सी वेव से एनर्जी बना ली हमने, जैसे हमने सोलर एनर्जी से बना ली, तो आप देखिए हमारे पास अवेलेबिलिटी हो गई, सरप्लस हो गए हम काहे में, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में। हमारे इंपोर्ट बिल्स क्या हो गए, कम हो गए। और साथ ही साथ जैसे कि अगर मैं किसी रीजन की बात करूं, जैसे कोई एक ऐसा पिछड़ा रीजन है, बैकवर्ड रीजन है, जहां पर हमने ये देखा कि कोई रिवर है, तो वहां पर हम एक 100 मेगावाट का छोटा सा एक प्लांट लगा सकते हैं और उस सराउंडिंग विलेजेस और टाउन एरियाज़ को हम उस 100 मेगावाट एनर्जी से, मतलब उस 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हम उस रीजन में दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं बायोमास की, तो आज आप देखें बहुत सारी ऐसी जो शुगर मिल्स हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, जो उनके यहाँ बायोमास होता है उससे उन्होंने अपनी यहाँ एनर्जी को बनाना शुरू किया है। कैसे, जो उनका बायो वेस्ट निकलता है उसको वो लोग जलाते हैं और जलाने के बाद कुछ जो हीट निकलती है उससे वो वाटर को स्टीम बनाकर और फर्दर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन आया, हमें पता चलने लगा कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं एनर्जी के लिए, पर उनका डेवलपमेंट अभी उस लेवल तक नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको ये सारे एग्जांपल्स इसीलिए दिए कि हम कैसे 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 किन स्टेट्स में किन चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं। अब जैसे कि तमिलनाडु का रीजन है, तो आप देखिए सी कोस्ट का रीजन है, तो हम सी वेव से एनर्जी बना सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी अगर हमें कहीं मिलती है तो हम उसको बना सकते हैं। साथ ही साथ टाइडल एनर्जी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो देखिए आप वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर सिस्टम है, तो वहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, पर इन्वायरमेंट को लॉस ना होते हुए वहाँ पर हमें और डेवलप करने की सोचनी चाहिए। ऐसे ही तो जब हम इन सारी क्लीन एनर्जी की तरफ चलेंगे तो डेफिनेटली हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मोड की तरफ चलेंगे, और ये सारे ही सारे इनिशिएटिव्स हमारे अपनी कंट्री के जो नियर फ्यूचर है
उसमें एक अल्टरनेटिव सोर्सेज के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो देखिए डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में हमें ये बात पता है कि वहाँ पर सोलर कंटेंट ज़्यादा है और कोई इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, खूब सारा एरिया भी अवेलेबल है, क्योंकि आप देखें राजस्थान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो राजस्थान में हम अपने सोलर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, विंड मिल्स लगा सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें जैसे कि कोई फार्म लैंड है, तो देखिए गुजरात वगैरह में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि बड़े बड़े फार्म लैंड्स की जो ऊपर का रीजन है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, ग्रिड्स लगाए जा रहे हैं, और जो नीचे वाला रीजन है उसको कुछ कल्टीवेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसी हाइब्रिड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है हमारे एग्रीकल्चर में। तो ये सब एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस पर अभी और हमारे बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, हम लोगों को पर्सनली भी और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को भी और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इसके ऊपर वर्क करना होगा। अब जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, खूब सारी उनके पास एनर्जी की डिमांड है, तो वहाँ पर आप देखिए सोलर रूफटॉप्स के इस्टेब्लिशमेंट और इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी इस क्वेश्चन नंबर 8 में दे सकते हैं। तो प्लस और माइनस देते हुए साथ ही साथ जो ऑप्शंस हैं कहाँ पर अवेलेबल हैं वो आप उनको वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। राइट ए ज्योग्राफिकल नोट ऑन 3 मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के 3 प्रमुख जल शक्ति उत्पादक केंद्रों पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन हम लिया है 2017 के यूपीपीएससी एग्ज़ाम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो हमारे पास जो सदर्न इंडिया का रीजन है, तो जो सदर्न इंडिया का रीजन है, तो मैं जो केरल और तमिलनाडु के कुछ बॉर्डरिंग रीजन की अगर आपसे बात करूँ तो देखिए वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो हब है तो वो हमें एक मिलेगी साबरीगिरी के नाम से जगह है, फिर पेरियार है, फिर अगर हम देखें तो पापनाशम है, और फिर एक इडुक्की। तो ये हमें कुछ जहाँ पर हमने नागर कोयल की पहाड़ियाँ देखी हैं, जहाँ पर हमने कुछ नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, जो हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स देखा है, ये उस रीजन में हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इडुक्की को भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पेरियार को। तो पेरियार रिवर जो है हमारा, वहाँ पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक रीजन तो मैंने आपको ये बताया। फिर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक तमिलनाडु में जो कावेरी रीजन है, तो जो कावेरी रिवर है, तो वहाँ पर एक मैटूर के नाम से और फिर एक मोयर के नाम से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें तो केरल में इसी कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी में पाइकारा नाम है। तो ये वहाँ वाले रीजन में हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट मिल जाएगा। फिर अगर आप बात करें तो देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है जो बार बार आता है, शिव समुद्रम और शिमसा। ये दोनों ही कावेरी पर बने हैं। तो देखिए जो कावेरी रिवर है, शिव समुद्रम, शिमसा, मेटूर, मोयर, पाइकारा, फिर शरावती जो रिवर है जो कि एक पार्ट है इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि कावेरी की ही एक ट्रिब्यूटरी के तौर पे। तो ये सारे के सारे हमें सदर्न इंडिया में मिलते हैं। तो कावेरी रिवर के बारे में कुछ मैंने आपको ये डिस्क्राइब किए। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक भद्रा प्रोजेक्ट है जो कृष्णा रिवर पे है। जो भद्रा है और तुंग है, दोनों मिलके तुंगभद्रा बनती हैं। तो ऐसे ही कृष्णा रिवर पे हमें एक ये मिलेगा। फिर एक कृष्णा रिवर पे बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीशैलम, तो ये भी आप कृष्णा रिवर पे दिखा सकते हैं। बिल अगर हम बात करें तो देखिए कुछ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का अगर रीजन की बात है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नाम आएगा बैला मैला के नाम से, और एक रामपद सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक हीराकुड हमें मिलेगा। तो हीराकुड आप सबको पता है कि जो हमारा एक महानदी के रीजन पर बना है। तो ये कुछ हमारी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो सदर्न इंडिया में लगी हैं। तो जहाँ पर मैंने आपको कावेरी, कृष्णा और कुछ इनके संदर्भ में बात की, तो आप इन सारे ही प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर दिखा सकते हैं। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप फार मोर बेटर, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में लिखने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स उन्होंने पहले ही यहाँ पे दे दिया है। तो आप कोशिश करें कि अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको वहाँ पर डिफाइन करें, और डिफाइन करने के बाद उनको मैप पे वहाँ पर लोकेट कर दें, ताकि जो आपके पास स्पेस बच रही है उसका यूटिलिटी भी हो जाएगी, और क्वेश्चन के अंदर जो मैटर की कुछ कमी हो रही होगी तो वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक्सप्लेन विद कमेंट द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन
ट्रेंड ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस। भावी ऊर्जा की संकट के संदर्भ में भारत में पेट्रोलियम के भंडार एवं उत्पादन की प्रवृत्ति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं पेट्रोलियम के, वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। आज भी अगर मैं पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करूं तो जो हमारा बॉम्बे हाई का ऑफशोर रीजन है, वहीं से हमें कुछ प्रोडक्शन पेट्रोलियम का तो मिलता है, लेकिन पूरे इंडिया में जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो इतने इनफ नहीं हैं कि हमारी पूरी एनर्जी की जो डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमसे दिया गया है फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस को लेके, तो आप देखें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे कि अगर हम बात करें बोंगई गांव, जैसे कि हम बात करें नहर लगुन की, तो जैसे कि अगर हम जैसे असम वाले प्लेन के रीजन की मैं बात करता हूँ जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है, तो आप देखिए वहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे ऑयल फील्ड्स हैं वो एग्जॉस्ट कर गए हैं। यानी कि अब हमें वहाँ से ड्रिलिंग करने के बाद जो पेट्रोलियम निकल रहा है उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा आने लगा है, और या फिर वहाँ से इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जितना कि हमारे को उस पर्टिकुलर एरिया से एक्सपेक्टेशन हो। तो ये जो एक बहुत बड़ा हमारे साथ एक रोल है पेट्रोलियम के लिए हमारे इंडिया में, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए कावेरी और कुछ गोदावरी बेसिन वाले रीजन से हमें पेट्रोलियम का भंडार कुछ मिलेंगे, कुछ हमें राजस्थान वाला रीजन मिलेगा। तो राजस्थान में भी अगर मैं कहूँ आपसे तो मैरीन ट्रांसग्रेशन जहाँ जहाँ पर हुआ है, जैसे कि जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, इस वाले रीजन की बात करूँ, तो वहाँ पर अगर हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, तो वहाँ पर पेट्रोलियम इसलिए नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर कोई रिजर्व्स बहुत बड़े थे। वहाँ किसी समय पे कभी प्राचीन काल में मैरीन ट्रांसग्रेशन हुआ जब हमारी इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट से। तो जो हमारा प्रोडक्शन है इसका भी जो हमारे रिजर्व्स हैं उसके बीच में एक रिलेशन यही चलता है कि जब हमारे रिजर्व्स बहुत अच्छे होंगे, घने होंगे, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगा। तो जो हमारे रिजर्व्स हैं इंडिया के, जहाँ जहाँ मैंने आपको ये मेन रीजन्स दिखाए, तो वो पहली बात इतने बड़े रिजर्व्स नहीं है कि हमारी ओवरऑल कंट्री की जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा कर पाए। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ कंट्री में जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो इनकी क्वालिटी है पेट्रोलियम की, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो जैसे कि अगर आप देखिएगा, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सर्च करिएगा अपना, तो आप देखिएगा एक जो नॉर्थ सी है हमारा, जो जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, उधर के साइड जो हमें नॉर्थ सी मिलेगा, आप देखिएगा कि वहाँ पर जो हमें पेट्रोलियम मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोलियम मिलता है। उतना अच्छा पेट्रोलियम हमें अपने मिडिल ईस्ट में भी नहीं मिलता है। और हम अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पर भी हमें इतना अच्छा पेट्रोलियम नहीं मिलता है। उसको स्वीट पेट्रोलियम भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सल्फ़र की कंटेंट उस पेट्रोलियम में बहुत कम मिलती है। तो जो हमारे जो हमारे पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, तो उनकी मैंने कुछ लोकेशन, फिर कुछ प्रोडक्शन की बात मैंने आपको बताई कि जैसे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो जैसे अगर आपको डेटा याद हो तो आप ये बता सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है ऑफशोर, ऑनशोर, उसको आप वहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। डिमांड कितनी है फिर आप वो वहाँ पर दे सकते हैं। तो पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं और प्रोडक्शन है उनके संदर्भ में आप कुछ ऐसी बात कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपको बिल्कुल बात करूं कि जो हमारे पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट्स हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे 2013-14 की अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो 218 मिलियन टन क्वांटिटी से हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गैस का, तो गैस भी जो हमारे पास में पेट्रोलियम गैस की बात अगर करें तो देखिए जो पेट्रोलियम गैस है इसका भी जो रिज़र्व है हमारे पास वो इतना अच्छा और इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हमारी पूरी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाए। तो यहाँ पर मैं पेट्रोलियम के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को इसलिए कह रहा हूँ आपसे, और ज़्यादा मैंने गैस की बात इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी गैस के लिए हमसे नहीं पूछा गया है, क्योंकि गैस का हमारे यहाँ जो यूज़ है वो एनर्जी प्रोडक्शन में कम, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? अब अगर हम इसी की बात करें तो जो हमारे पास
एक सबसे इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम की बात अगर करें तो देखिए जो हमारा केजी बेसन है कृष्णा और गोदावरी का, तो वहाँ पर भी जो हमें पेट्रोलियम मिलता है वो बहुत एक्सेस में नहीं मिलता है और मेनली वहाँ पर हमें गैस के रिजर्व्स मिलते हैं। फिर एक और बात, जो हमारा पेट्रोलियम है, जिस टेक्निक्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं निकालने के लिए, वो टेक्निक्स भी इतनी एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस के लिए एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर टेक्निक्स अच्छी नहीं होंगी तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्शन आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, और जब वो नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा या फिर एनर्जी की आपको कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होगी और फिर आपको फर्दर इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यह तो कुछ मैंने आपको अपने एनर्जी और पेट्रोलियम के संदर्भ में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन थी जो दी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको, ये तभी आप अच्छे से दे सकते हैं जब कुछ आपके पास इनका डेटा जोड़ा हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें अगर हम, तो डिस्कस द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज़्यादा एक हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लास्टली एक आध दो क्वेश्चंस या एक आध 2 साल के बाद ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, और साथ ही साथ इसमें जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में कौन से जियोथर्मल एनर्जी, कौन से सोलर एनर्जी, कौन से बायोमास एनर्जी प्लांट्स कहाँ कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो कुछ उनकी लोकेशंस अगर आप साथ में इसमें देंगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के सामने आएगा। अन्यथा देखिए आप यूपीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था 2016 में, उससे पहले 2014 में, यानी कि एक आध साल गुजर रहा है और ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप बस इसमें इतना कर सकते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज आपके पास सारी ही होगी अपने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की। बस आपको इसमें करना ये होगा कि जो आपके अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनको आप ब्रॉड करिए, और थोड़ा थोड़ा जो उनकी लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पर नए प्लांट लगाए गए हैं, और इनको थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो आप ये ज़रूर बताएं इंडिया में पोटेंशियल कितनी कैपेसिटी का है, कितनी कैपेसिटी का हमारे पास में अभी ऑप्शनल मतलब प्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी कितना बीच में गैप है, किन चीज़ों को हम ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ऐड ऑन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ और अट्रैक्टिव बन जाएगा। अब चलते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी मिक्स इज ए स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। डिस्कस ऊर्जा मिश्रण संपोषणीयता की तरफ एक कदम है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में हमसे पूछा गया, और मैंने फिर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी हमेशा जो क्वेश्चन करता है तो वो मोर देन द टॉपिक आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने उस टॉपिक को कितनी अप्रोच से देखा है। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी मिक्स की, तो देखिए ये भी एक तरीके से यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो किसी रीजन में टाइडल का ज़्यादा है। तो रीजन टू रीजन हमारा जो प्रोडक्शन का पोटेंशियल है वो अलग है। तो अगर हम अच्छा करें तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये करें कि जिस रीजन में हमें जैसी एनर्जी का रिसोर्स मिल रहा है हम उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स को इंस्टॉल करें। तो अगर देखें तो जो सोलर एनर्जी का कंटेंट है ये मोस्टली हमारे नॉर्दर्न इंडिया से लेकर सदर्न इंडिया तक खूब अच्छा अवेलेबल है, हम सोलर एनर्जी को खूब अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। अब अगर यहीं पर मैं आपसे बात करूं तो सोलर एनर्जी के लिए आप देखिए, जो हमारा 2014 की बात अगर मैं करूं तो जो मेरे पास में डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी हमारी वो अराउंड 35 गीगावाट्स की, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 35,000 मेगावाट के आसपास। फिर अगर हम बात करें आज, यानी आज भी नहीं मतलब 2018 के फिर मेरे पास एक आंकड़े आए जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, तो उसमें ये बताया गया कि हमारे पास जो सोलर एनर्जी की आज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 73,000 पहुंच गई है। तो आप अगर देखें तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो ये कहा जाए कि 3,70,000 के आसपास जो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी की हमारी डिमांड है, उसमें से हम करीब 70,000 के आसपास तक पहुंच रहे हैं। तो जो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बल्कि सोलर एनर्जी भी नहीं बल्कि मैं ये कह सकता हूँ आपसे, ये ओवरऑल जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है ये उसका शेयर बढ़ के इतना हो गया।
तो जो हमारे पास में ओवरऑल है वो करीब 3,60,000 मेगावाट जिसकी डिमांड है इंडिया में, और इसमें से जो करीब 73,000 मेगावाट का जो शेयर हो गया है वो हमारा किसका हो गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो देखिए कितना ज़्यादा शेयर इसका बढ़ गया, और कहाँ से शुरू हुआ 35,000 से और कहाँ पहुँच गया 73,000, यानी कि जस्ट 106% ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये क्यों मिली, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा फोकस किया है सोलर एनर्जी पे, टाइडल एनर्जी पे, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से यूज़ करने के लिए। कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, अभी फर्दर क्वेश्चंस आएंगे तो हम फिर उस पर बात करेंगे। तो देखिए जो हमारी एनर्जी मिक्स है, तो अगर हम ऐसे धीरे धीरे अपने सोलर कंटेंट को यूज़ करते चले जाएं, टाइडल एनर्जी को यूज़ करते चले जाएं, तो डेफिनेटली जो हमारी एक इंपोर्ट बिल्स हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारा फॉरेक्स जो हमारा है वो रिजर्व बढ़ने लगेगा, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट देखने को मिलने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बढ़िया बात और एक सबसे प्लस पॉइंट हमें ये देखने को मिलेगा, हमारा एनवायरनमेंट कितना सेफ़ और हेल्दी हो जाएगा। तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस मॉडल्स को एक्सेप्ट किया है। आज अगर आप देखें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कई सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वर्क किया जा रहा है सोलर एनर्जी पे, टाइडल एनर्जी पे, या फिर उन कंट्रीज़ के आसपास जो भी उनकी सराउंडिंग रीजन जैसे कि जर्मनी है, तो टाइडल एनर्जी का वहाँ पर उन्होंने बहुत प्रोडक्शन किया है। तो ये जो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी के सोर्सेज होंगे, तो डेफिनेटली वो हमें एक सस्टेनेबिलिटी या फिर धारणीय विकास की तरफ भी लेके जाएंगे और हमारे को एक स्टेबिलिटी कंडीशन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इस कंडीशन में दे सकते हैं। अब जैसे कि आप देखें जो हमारा थर्मल शेयर है हमारी इंडिया में वो कितना है 63%। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो 2%। तो देखिए आप, हम अगर यहाँ पे थर्मल को थोड़ा सा रिड्यूस करें और हम अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को 2 की जगह 10 करें, तो आप देखिए कहीं ना कहीं हमें फिर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, और जो हमारा एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर वो भी कम होगी। अब जैसे कि अगर हम देखें पेट्रोलियम है, हम उसी पे निर्भर हो जाएं तो हमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि हम अपनी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। अगर हमें वहाँ से सप्लाई रुक गई या कोई ऐसी अनइवन सर्कमस्टांसेस आ गए तब हम क्या करेंगे। तो एनर्जी मिक्स एक बहुत बड़ा अपने आप में स्टेप है हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये कुछ हम डिस्क्रिप्शंस अपने क्वेश्चन नंबर 12 में दे सकते हैं जो हमसे पूछे गए यूपीएससी 2014 में। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी क्राइसिस वेरीज रीजनली, एक्सप्लेन। ऊर्जा संकट की उग्रता में प्रादेशिक विषमता होती है, व्याख्या कीजिए। ये एग्जैक्टली देखिए आप, मैं आपसे फिर बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली इक्वालिटी देखने को मिलती है उसमें। अब आप अगर देखें एनर्जी क्राइसिस, जैसे हमारे कोई रिमोट एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो देखिए वहाँ पर हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स बहुत अच्छे इंस्टॉल्ड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं उन रीजन्स में ज़्यादा आएंगे। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम्स है कुछ रीजन्स में, जहाँ तक हमारे पास जैसे कोई ट्रेन का मोड, रेल का मोड या फिर रोड का मोड अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स को डेवलप नहीं कर पाए हैं। अगर हम देखें तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है उनको हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो हमारा कोल है ये हमारे इंडिया में मेनली कुछ झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में ही और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में मिलता है। तो अगर हम थर्मल स्टेशंस को कहीं दूर इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी, ट्रांसपोर्ट। तो आप देखें अल्फ्रेड वेबर क्या कहता है, जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा आपको उतना लॉस होगा। तो अगर हमारी नीड है कोल की, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में अगर हम कोई थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं तो देखिए वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ट्रेन की कनेक्टिविटी हमें वहाँ नहीं मिलती है, और साथ ही साथ हम ये कहें एक तो कनेक्टिविटी नहीं है, और फिर इन्वायरमेंट के लिए कितना लॉस कि आप अगर एक थर्मल पावर स्टेशन किसी भी एक ऐसे हिमालयन रीजन में या कुछ ऐसे रीजन में लगा देंगे तो वहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम कि आप देखिए धुआं, स्मोक, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वहाँ के स्पेशीज़ को कितना डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो कोई भी एक रीजन है, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए कई सारी वहाँ पर रिवर्स हमें मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया गया ताकि उस रीजन में वहाँ पर सप्लाई दी जा सके।
बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान के बारे में मैंने आपको लास्टली बताया था कि सोलर का कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मेनली किसी भी ना बहुत पॉपुलेटेड रीजन में नहीं लगा सकते। उसकी एक ही ड्रॉबैक है कि कहीं पे कोई डिज़ास्टर हो जाए तो आप देखिए उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा होगा फुकुशिमा, तो जो जापान में इंसिडेंट हुआ, तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं उनको हम ऐसे डेंस रीजन्स में नहीं लगा सकते। अब देखें, जैसे हमारा दिल्ली रीजन है, बहुत डेंसर रीजन है, खूब सारी पॉपुलेशन है, मिलियंस की पॉपुलेशन हमारी डेली वहाँ पे आती है और मिलियंस की पॉपुलेशन डेली वहाँ से वापस जाती है। अब होता क्या है कि अगर हम वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा नहीं सकते, थर्मल के लिए वहाँ पर इतनी बड़ी जगह नहीं है, फिर एयर पोल्यूशन काफ़ी ख़राब हो रहा है, मतलब एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। एटॉमिक पावर प्लांट्स आप लगा नहीं सकते, तो डिमांड क्या है वहाँ पर, डेली डे बाई डे बढ़ रही है। अब जब डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपको फर्दर किसी दूसरी स्टेट से आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लेना पड़ेगी। तो वहाँ पर हमें एनर्जी का डिमांड ज़्यादा मिलेगी, और अगर वहाँ पे सप्लाई कम हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि एनर्जी का क्राइसिस होने लगेगा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाएगी, तो उनके भी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ छत्तीसगढ़ रीजन में, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का रीजन है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का रीजन्स देखने को सराउंडिंग में नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा बस्तर वगैरह के रीजन है तो एनर्जी के क्राइसिस हैं। तो रीजन टू रीजन, जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल अच्छा है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स ने वर्क किया है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं और एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर आप किसी इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव से या फिर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आप उस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के प्लांट्स नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली ये रीजन टू रीजन क्या होगा, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, पर उनकी डिमांड को देखते हुए कई सारी चीज़ें तो उन्होंने अपने आप को पीछे रखा है। तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो दूसरी स्टेट जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है वो उनसे एनर्जी को परचेज़ करते हैं। तो जो हमारा इंटेंसिटी है एनर्जी का, ये हमेशा रीजन टू रीजन कैसा करता है, वेरी करता है। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वहाँ पर एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं तो वहाँ पर एनर्जी की डिमांड बहुत कम है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 13 जिसको हमने डिस्कस किया, जो हमसे पूछा गया यूपीएससी 2017 में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वाई हैज़ सोलर एनर्जी इन इंडिया नॉट बीन डेवलप्ड टू डिजायर्ड लेवल इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारा सोलर एनर्जी है हमारे इंडिया में अवेलेबल तो बहुत है, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह इसके लिए चलाई भी गई, पर जैसे ना एक इंथुजियाज़म होता है किसी चीज़ को चलाने के लिए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो हमें देखने को नहीं मिला सोलर एनर्जी की फील्ड में। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कुछ पास्ट की बात करूँ तो देखिए जो हमारा नेशनल सोलर मिशन है तो वो ये कहता है कि लगभग इंडिया को ऑन एन एवरेज 4 to 7 किलोवाट पर आवर सोलर रेडिएशन रिसीव होती है। और फिर अगर हम उसको बात करें तो जैसे जी नेशनल सोलर मिशन है तो उसमें कुछ ऐसी बात बताई गई और ये कहा गया कि 300 दिनों के लिए सोलर एनर्जी अवेलेबल है। फिर अगर हम बात करें तो जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है जो 2010 को लॉन्च किया गया, उसमें ये बात कही गई कि हम 2022 तक 20,000 मेगावाट हम एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसके लिए कुछ बात की गई। फिर ऐसे ही हम बात कहें कि जो हमारा 2022 है वहाँ तक हम कुछ अपनी ग्रिड की कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे नेशनल मतलब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर या सौर मिशन के अंतर्गत जो 2010 में लॉन्च हुआ। फिर अब मैं बात करता हूँ आगे की। तो जैसे कि आप देखें सोलर एनर्जी के ये तो कुछ पुराने कदम थे। अब जब 2015 आती है
तो 2015 में COP 21 होगा, ठीक है। और इस COP 21 के अंतर्गत एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक इनिशिएटिव की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ऐसे जो सोलर के रिसोर्सेस हैं उनको हम यूटिलाइज़ करें, और मेनली जो हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके संदर्भ में। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री के पीएम ने ये बात उठाई। तो अब आप देखें 2015 में जब COP 21 में ये बात उठाई गई तो बहुत सारा इस बात को सराहा गया। तो जब आप वर्ल्ड लेवल पे कोई इस तरीके का इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको अपनी कंट्री में भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना पड़ता है। तो अब अगर बात करें तो जब ये मिशन को, ये अलायंस को बना दिया गया तो हुआ क्या, कई सारी कंट्रीज़ ने इस सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस ली, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन करना शुरू कर दिए। फिर इसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में बना दिया गया। अब फिर बताएं, तो जब हमारी सोलर एनर्जी की बात चल रही थी तो ये कहा गया कि 2022 तक हम 175 जो हमारी एनर्जी है, मतलब 175 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। और किससे करेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करेंगे। अब जिसमें 100 मेगावाट हमने टारगेट लिया अपना सोलर का, फिर हमने 60 मेगावाट के अराउंड 60 गीगावाट, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ ताकि कुछ मेरे कहने में गलत ना हो जाए, 100 गीगावाट ये हमारा सोलर का टारगेट। फिर हमारा 60 गीगावाट ये हमारी कुछ जिसे कहा जाए कि विंड एनर्जी जो है उससे रिलेटेड, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो 10 गीगावाट बायो मास से, और 5 गीगावाट अगर हम बात करें तो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट प्रोजेक्ट से। तो ये एक टारगेट लिया गया कि 2022 तक हम अपने यहाँ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ बायोमास से जुड़ी हुई एनर्जी का प्रोडक्शन हम करेंगे। तो आप देखें 2015 में इस बात को उठाया गया था किस रूप में कि हम 2022 तक इतना इतना कुछ अपनी कंट्री के लिए हमने खुद डिक्लेरेशन दी। फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे ISA बनाया गया, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट थी तो इसने फोकस किया सोलर एनर्जी पे, क्योंकि पहले भी काम चल रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन, फिर राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा मिशन, तो वो ग्रिड बनाना, कई सारी चीज़ें की गई। पर यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया, कई सारी स्कीम्स की बात की, सब्सिडीज़ की बात की कि जैसे जैसे हम सब्सिडीज़ देंगे अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल्स बनाने वाले हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। तो अब देखिए व्हीकल्स यानी कि सोलर व्हीकल्स, चार्जिंग वाले व्हीकल्स के साथ ही साथ उनको काहे से एनर्जी मिल रही है? सोलर से। फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा? सोलर ग्रिड बनाए जाएंगे, यानी कि जो फार्म लैंड्स हैं जिनके पास थोड़ी स्पेस है तो वो क्या कर सकते हैं, 2, 4, 5 फार्म लैंड्स को मिला के ग्रिड बना सकते हैं, और वहाँ से जो उनको एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या कर दिया जाएगा, पावर ग्रिड के माध्यम से वो एनर्जी परचेज कर ली जाएगी, जिससे कि उन फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम भी मिलेगी, और जो हमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो लैंड की प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमें कम होती चली जाएगी। रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बात आने लगी। तो देखिए ये सारे इनिशिएटिव जब ये लिए गए तो पब्लिक ने भी इन सारी चीज़ों को जाना। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं आज, तो जिनके पास घर बड़े हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं। अब उस सोलर प्लांट से वो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो उनके पास सरप्लस एनर्जी आ रही है वो क्या कर सकते हैं, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको वो सेल आउट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोविज़न्स बताए गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ तो नहीं दे सकता हूँ इसका, लेकिन ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे कि क्या हुआ, लोगों में एक इंटरेस्ट आया कि हम भी क्या करें, सोलर एनर्जी की तरफ चलें। तो आप अगर अब से 10 साल पहले देखें तो सोलर एनर्जी के ऊपर इतना फोकस हमें देखने को नहीं मिल रहा था, ना इतनी स्कीम्स मिल रही थी। आज फैसिलिटीज़, सब्सिडीज़, स्कीम्स, कई सारी चीज़ें हमें सोलर एनर्जी पे देखने को मिलती हैं। तो ये मैंने आपको 175 गीगावाट, अगर मैं पीटी एग्ज़ाम की बात करूं तो देखिए आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, पीटी एग्ज़ाम से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस 175 गीगावाट में कितना शेयर किसका है।
मेंस एग्जाम में आप कुछ इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी मैंने एक आईएसए का आपको एग्जाम्पल दिया कि आईएसए में हम कैसी कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा आईएसए में सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, तो वहाँ पर हमारे साथ कौन थे, फ्रांस के जो हेड हैं, ठीक। तो एक नाम आपने सुना होगा, फ्रांकोइस ओलांदे, उन्हीं के साथ मिलकर इस आईएसए का एक इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये कुछ हमारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं। फिर अगर मैं इसी को और ब्रीफ करना शुरू करूँगा तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि स्टेट वाइज हम सोलर का जो इंस्टॉलेशन है वो हम कुछ बता सकते हैं। तो अगर मैं इस बारे में बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो वो मुझे इतना रीज़नेबल यहाँ पर लगता भी नहीं। तो आपको मैंने बस ये बताया कि पहले की कुछ स्कीम्स जो चल रही थी, फर्दर जो नई स्कीम्स चलाई गई, नया कुछ इनिशिएटिव्स, तो जैसे कुसुम है, आईएसए है इंटरनेशनल लेवल पे, तो पूरी वर्ल्ड का फोकस गया किसकी तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ। तो आप वो कुछ यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ आप अपना क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन और कंक्लूड करते हुए कि जैसे कंक्लूज़न आप दे रहे हैं, तो कंक्लूज़न में आप यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि कैसे हमारे पास सोलर की डिमांड अचानक से इतनी बढ़ गई है और इतना कुछ हम लोग यूटिलाइज करने लगे हैं। तो ये कुछ हम अपनी इंफॉर्मेशन अपनी क्वेश्चन नंबर 14 में देकर कंक्लूज़न दे सकते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास मूल्यांकन कीजिए, यूपीएससी 2018। तो यहाँ पर अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, हम एक तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं, हमारे पास इसका रॉ मटेरियल नहीं है। और न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है एटॉमिक पावर प्लांट से, तो मैं ये कह सकता हूँ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैनर है। जैसे आप देखें जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है, क्या होगा, यूरेनियम। यूरेनियम हमारे पास होता नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कौन सप्लाई करता है, एनएसजी। भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है। कभी ना कभी चाइना, कभी ना कभी पाकिस्तान, कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऑब्स्टेकल हमारे इसके बीच में ला देती हैं। अन्यथा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, भारत उसका मेंबर है। MTCR है, भारत उसका मेंबर है। वॉसेनार अरेंजमेंट है, भारत उसका मेंबर है। ये सारी ही मेंबरशिप भारत को 15, 16, 17 के आसपास मिली हैं, 2018 तक मिली हैं। अब अगर हमारे पास यूरेनियम की अवेलेबिलिटी होगी, अब हमें ये पता है कि हमें यूरेनियम तो मिल नहीं रहा है और अवेलेबिलिटी हमारे पास है नहीं इतनी, तो हम अपना ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन पावर प्लांट्स को लगाने में क्यों करेंगे। या तो हमें रॉ मटेरियल ईजीने से मिल जाए। अब जैसे कि एक हमारे पास सबसे बड़ा एक नाम आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, साथ ही साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। तो जैसे कि ये जो IAEA है, तो अगर मैं बात करूं तो जैसे वियना में इसका हमें मुख्यालय देखने को मिलता है, जहां पर हमसे ये बात कही गई है कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, वो इस संगठन की निगरानी में होगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हैं, तो वहाँ पर पहले आपको इन ऑर्गेनाइजेशन से, IAEA से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी। फिर इन लोगों से आपको लगातार कांटेक्ट में रहना होगा कि भैया हम लोग इतना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, आप आके चेक कर लो, हम लोग प्रोडक्शन कर चुके हैं, आप आके चेक कर लो। तो बार बार आप देखें इसमें असेसमेंट बहुत करवाना पड़ रहा है हम लोगों को। तो इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का मैं आज का जो सबसे लेटेस्ट शेयर है वो करीब मैं इतना मतलब मेरा अपना नहीं है कहना, ये बताया जा रहा है। तो आप देखें तो पहले तो इसका शेयर 2.5 भी करीब पहुंचा था, 2.3 के आसपास, फिर डिक्लाइन हुआ। इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं, और जो हमारी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल डालते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोगों ने किधर फोकस किया, सोलर कंटेंट पे। किस पे फोकस किया, टाइडल एनर्जी पे, जियोथर्मल पे, सी वेव्स पे, इन सारी इंफॉर्मेशंस में। तो ये हमारा कुछ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का एक सिनारियो है। अब अगर हम जैसे कि बात करें जो हमारे पास फ्यूल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक इनरिच्ड यूरेनियम में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि हम उसको कंट्रोल के मैनर में यूज़ कर पाएँ अपने एटॉमिक पावर प्लांट्स में।
ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा हैदराबाद में है। फिर अगर हम देखें वहीं से सप्लाई होती है सारे पावर प्लांट्स को। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी का मैटर आ रहा है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हमारी कंट्री में यूरेनियम का प्रोडक्शन अच्छा होता तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ और अच्छा वर्क करती। जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट्स आई हैं उन लोगों ने इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी की, दैट इज़ रिलेटेड टू द मैटर ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स आर गेट अफेक्टेड बाय दैट डिजास्टर। तो ये हमें न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं हमारे इंडिया में। अब अगर पावर प्लांट्स की बात करूं तो पावर प्लांट्स जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो वर्किंग हैं, तो इस वर्किंग में जैसे कि कुडनकुलम आप सबसे लेटेस्ट सुन रहे होंगे हाल ही में। साथ ही साथ अगर मैं फिर बात करूं आपसे तो जैसे हमारे कुडनकुलम के साथ में कुछ हमारे पास जैसे यूपी में नरौरा में, तो ये सब हमें क्या मिलता है, एटॉमिक एनर्जी के पावर स्टेशंस। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करें या बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो ये कुछ मैंने आपको उसके बारे में सीधे सीधे बात बताई है। अब अगर मैं और डिस्कस करता हूँ कि जो हमारे रीजन वाइज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो मैं उन पे कुछ बात यहाँ पर करता हूँ आप। तो सबसे पहले अगर हम साउथ से देखें तो देखिए कुडनकुलम लगा है, जिसका मैंने अभी आपसे बात की। कर्नाटक में बात करें तो कैगा लगा है। महाराष्ट्र में बात करें तो तारापुर। फिर अगर हम बात करें गुजरात में काकरापाड़ा। फिर अगर हम बात करें कोटा राजस्थान रावत भाटा के रीजन में, फिर नरौरा। फिर अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम पे कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर हम फर्दर एटॉमिक पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट की तरफ वर्क कर रहे हैं, तो एक जैसे उसमें नाम आता है हैदराबाद का। हरियाणा में गोरखपुर रीजन है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये सब हम नए पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि अब जब हम धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर एनर्जी में जो ये मेंबरशिप हमें मिली है, जैसे कि MTCR की, वासेनार अरेंजमेंट की, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की, तो हमारे लिए आसानी हुई है थोड़ी सी यूरेनियम की सप्लाई के लिए। तो अब वर्क होना थोड़ा सा तेज़ हुआ है। और हमारे पास में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और है, तो वो ये है कि जो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि ज़रा सी भी लापरवाही से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो अगर हमारे पास सोलर एनर्जी एक अच्छी अवेलेबिलिटी में है तो डेफिनेटली हमें फिर इन चीज़ों को सेकेंडरी के रूप में ही इस्टेब्लिश करना चाहिए, और कुछ ऐसे रीजन्स में इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पर हम ये कह सकें कि ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स का और इन्वायरमेंटल के लॉस का इम्पैक्ट देखने को ना मिले। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का मैंने कुछ आपको शेयर बताया, कुछ आपको प्रोसेस बताई, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये इस क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ था कि हमारा कैसा ट्रेंड रहा है कंट्री का, हम किधर की तरफ जा रहे हैं। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कुछ इनको दिखाइए कि डेवलपमेंट तो हो रहा है बट नॉट सो एट फार स्पीडी रेट। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल आज का वीडियो, जिसको हमने डिस्कस किया। एनर्जी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर देखे, जो हमसे पूछे गए थे UPSC, UPPSC और बिहार PCS में। तो ये इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी है, इसके लिए फिर मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप अपने आप को जितना लेटेस्ट अपडेट रखेंगे, आप देखिएगा आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आप बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में जो प्रिंट मैटर है, मटेरियल है, दीज आर मेनली 6 months to 1 year ओल्ड, और आइदर आई कैन से दैट इट इज़ 2 years ओल्ड। मतलब 2-2 साल पुरानी बुक्स के अंदर डेटा है। अब भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस की बुक देखी, तो जो उसमें मुझे डेटा मिल रहा है, मतलब इसी सीरीज़ की वर्किंग मोड के टाइम पे, तो उनका जो वो डेटा है वो 2012 का, 2013 का, पर अवेलेबिलिटी कहाँ तक आ गई है डेटा की, 2017, 2018, 19 तक। तो आप देखिए
कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को ही, मतलब बुक्स को ही आप अगर स्टैंडर्ड मानेंगे तो आपके आंसर से ज़्यादा अच्छा फिर वो आंसर माना जाएगा जहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड्स में दी हुई चीज़ें होंगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और जो डेटा है उसके ऊपर बार बार मैंने आपसे कहा कि फोकस करिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।